हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाईक्यू सीरीज में फॉर अपकमिंग DSSP पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले DSSP पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Who said that goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place? तो गुडविल की एक डेफिनेशन दे रखी है और पूछ रहे हैं ये डेफिनेशन किसने दी थी। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको काफी सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं एग्जामिनेशन के लिए और ये भी कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी लॉर्ड एल्डन ने दी थी और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 का रहेगा। Which of the following ratios does come under activity या फिर ऑपरेटिंग रेशोज? करंट रेशो तो लिक्विडिटी रेशो है जी, प्रोप्राइटरी रेशो ये वाली रेशो आपकी सॉल्वेंसी रेशो है, क्विक रेशो अगेन अ लिक्विडिटी रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये वाली जो रेशो है इट इज एन एक्टिविटी और ऑपरेटिंग रेशो। ये बेसिकली आपको बताती है कि आपने इन्वेंट्री को कितना तेजी से सेल में कन्वर्ट कर दिया, एफिशिएंसी बताती है इस चीज की और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। Which of the following is not a method of costing? अब देखो दो चीजें यहां पे होती है, एक होती है मेथड ऑफ कॉस्टिंग और एक होती है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, दोनों चीजें आपकी यहां पे अलग अलग है। मेथड बेसिकली क्या है? मेथड बेसिकली एक तरीका है किसी भी चीज का कॉस्ट निकालने का। और टेक्निक्स की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो टेक्निक्स के अंदर हमारे पास ये मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये सब चीजें आ जाती हैं जिसमें हम कॉस्ट का एनालिसिस टाइप का यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो अगर हम मेथड्स की बात करें कि किस तरीके से हम किसी भी चीज की कॉस्ट निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बिल्कुल एक तरीका है कॉस्ट निकालने का, स्पेशली सर्विस सेक्टर में यूज होता है। जॉब कॉस्टिंग भी एक तरीका है, जब आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालने का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसका इस्तेमाल करते हैं जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम हो रहा होता है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, अ कंपनी forfeited 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a discount of 10% for non payment of two calls of ₹2 each। तो देखो जी, 10 रुपए का शेयर है, 10% डिस्काउंट यानी कि 1 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया, 9 रुपए पे इशू किया हुआ है और इस शेयर पे हमें दो कॉल्स नहीं आए ₹2 ईच के, यानी कि 4 रुपए तो आए नहीं। तो मतलब आए कितने रुपए हैं इस शेयर पे अभी तक, उसको कंपनी जब्त कर लेगी, फोरफीट कर लेगी और ये चीज जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चली जाएगी। तो बेसिकली इस शेयर पे आपको 5 रुपए ही तो आए हैं, तो ये 5 रुपए आप जब्त कर लेंगे। 5 रुपए 400 शेयर यानी कि 2000 रुपए जो है आप जब्त कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। A bill drawn on June 16 for a period of 30 days and unfortunately July 19 is a public holiday, then what will be the maturity date of the bill? देखो, अगर आपने एक बिल बनाया 30 दिन के लिए तो उसकी मेच्योरिटी 30 दिन प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस के बाद होगी और इस केस में ये डेट जुलाई 19 बन रही थी और जो पब्लिक हॉलीडे यहाँ पे बन गई। देखो, अगर आपकी जो डेट ऑफ मेच्योरिटी है वो पब्लिक हॉलीडे निकल कर आ रही है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो एक दिन पहले की हो जाती है, एक दिन पहले की हो जाती है, यानी कि 18 जुलाई जो है वो इस बिल की ड्यू डेट बन जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे रहेगा। चलिए, बारी है अगले सवाल की।
This is a basic concept of accounting. According to this concept, every business transaction has a two-fold effect. In commercial context, it is a famous dictum that every receiver is also a giver and every giver is also a receiver. Name the concept. कौन सी concept की बात हो रही है? Objective evidence concept, business entity concept, money measurement concept या फिर dual aspect concept. तो क्लियरली यार यहाँ पे बात हो रही है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू रहते हैं, यही तो बात हो रही है, डुअल एस्पेक्ट की तो बात हो रही है. तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा. A document issued by Reserve Bank of India on behalf of the central government for meeting its temporary deficits and financing the expenditure is known as. तो प्यारे दोस्तों, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई इशू करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट का पैसा रेज करने के लिए? तो क्लियरली यहाँ पे आपकी बात हो रही है जी टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स की, और इसीलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा. In which of the following streams was classical theory of organization developed? तो अगर हम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रीम्स आ जाती हैं? ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब आपको बताना है कि भैया कौन कौन सी आएंगी, और ये सभी प्यारे दोस्तों हमारी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से ही जुड़ी हुई हैं. क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बेसिकली आती ही यही चीजें हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपका फ्योल वाला, ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर वाली. तो ये चीजें तो आती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा. Which of these is are the methods of making capital issue? तो एक कंपनी ने कैपिटल रेज करनी है, शेयर्स इशू करनी है, तो कौन कौन से तरीके, कौन कौन से तौर तरीके जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट कर सकती है, फॉलो कर सकती है? ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू, बिड एंड ऑफर. तो देखो जी, ऑफर फॉर सेल एक तरीका है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरीका है, राइट्स इशू एक तरीका है. ए, बी और सी ये हमारे पॉपुलर मेथड्स हैं जिससे कंपनी जो है कैपिटल इशू कर सकती है. कईयों में तो जनरल पब्लिक से पैसा रेज किया जाता है, और प्राइवेटली अगर आप प्लेस कर रहे हैं तो फिर आप जो है कुछ प्राइवेट लोगों से जो पैसा है वो रेज कर रहे हैं. ऑफर फॉर सेल में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि प्रोमोटर्स अपना जो स्टेक है उसे ऑफर कर देते हैं सेल के लिए. तो ये सभी कहीं ना कहीं तरीके कैपिटल रेज करने के. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा. Read the situation given below and classify it. A customer walks into a general merchant shop and while buying Dove soap discovers that he can get a stainless steel spoon free if she buys Santoor soap. Therefore, she bought Santoor soap. अब कस्टमर जो है दुकान में आया और लेने आए थे डव का साबुन, बट उन्होंने देखा अरे यार अगर मैं ले लूं संतूर का साबुन तो बढ़िया हो जाएगा, तो मुझे उसके साथ में एक चम्मच भी फ्री मिल जाएगा. तो ऐसा उन्होंने कर लिया. तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इट इज बोथ एडवर्टीजमेंट एज वेल एज पब्लिसिटी. इट इज एन एडवर्टीजमेंट, इट इज नाइदर एडवर्टीजमेंट नॉर पब्लिसिटी, या फिर इट इज पब्लिसिटी. तो प्यारे दोस्तों, ये ना ही एडवर्टीजमेंट है ना ही पब्लिसिटी है, ये बेसिकली सेल्स प्रमोशन का एक टेक्निक है कि आप सामान कुछ फ्री बांट देते हो, ऑफर दे देते हो. ये सेल्स प्रमोशन का एक टेक्निक है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बनेगा. What is known as the process of dividing the total market for a product or service into several smaller groups such that the members of each group are similar with respect to the factors that influence demand. तो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केट जो है काफी बड़ी हो सकती है और उसकी मार्केट में अलग अलग लोग हो सकते हैं. तो आप मार्केट को सेग्रीगेट कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो जी. यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं? तो बेसिकली आप मार्केट की सेगमेंटेशन यहाँ पे कर रहे हो. तो मार्केट सेगमेंटेशन आप कर सकते हो एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, अलग अलग तरीके से आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. इन पेसल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल स्टैंड फॉर? तो पेसल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पी मतलब पॉलिटिकल, ई मतलब इकोनॉमिकल, एस मतलब सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, और इसके अलावा एल लीगल है, ई एनवायरमेंटल है. तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है जी. और इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एल जो है वो लीगल को डिनोट करता है, लीगल फैक्टर्स को डिनोट करता है जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा. इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन. देखो, कंपाउंड जर्नल एंट्री वो होती है जिस एक ही एंट्री में आपके दो से ज्यादा अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं. एक से ज्यादा डेबिट हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकता है, या फिर दोनों एक से ज्यादा हो सकता है.
तो वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड, तो बिल्कुल सही है, कंपाउंड एंट्री है। टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, ये भी सही है। टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड, तो बिल्कुल ये भी बन जाएगा। ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो ये तो कंपाउंड है ही नहीं ना, इसे तो निकाल ही दो, इसमें तो नहीं कर सकते कंपाउंड एंट्री, और इसीलिए हमारे पास जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा जी, ओनली डी। Which of these is a kind of company categorized on the basis of liability of the shareholders or members? तो इनमें से कौन सी एक कंपनी की कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स? गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी? तो क्लियरली हमारी जो अनलिमिटेड कंपनी है, ये जो क्लासिफिकेशन है लायबिलिटी के बेसिस पे है, अनलिमिटेड कंपनी वो होने वाली है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। बाकी 1, 2 और 3 तो ओनरशिप वाली क्लासिफिकेशन हो जाएगी, तो आंसर ऑप्शन 4 का ही रहेगा। चलिए, तो सवाल है जी, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 इज डिफाइंड एज। ऑप्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला ऑप्शन तो आपको कह रहे हैं नो सच एक्ट एग्जिस्ट, ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। जी, ऐसा कानून तो बिल्कुल है। It is an act that provides for establishing uniform standards of weights and measures to regulate trade in weights and other goods which are sold or distributed. तो weights को लेकर नहीं है, weights को लेकर एक अलग से कानून बनाया गया। It is the act to protect consumers from ill effects of adulterated food, unessential and wrong medicines, etc. तो देखो जी, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अलग से है। It is the act to stop any trade practice that have the effect of preventing, distortion or restricting competition or which causes loss for the consumers. देखो, कंपटीशन को लेकर यहाँ पे अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, आप मोनोपोलीज को अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे चीजों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए ये कानून लाया गया था। हालांकि आज की डेट में इसका जो रिप्लेसमेंट है वो कंपटीशन एक्ट आ चुका है, पर यहाँ पे ये जो कानून है ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर डिस्क्राइब हो रहा है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन DSSP के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।